नमस्कार, आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 24 के रण में मोदी को चुनौती देने निकला विपक्ष अपनों से ही हार गया। राज्यसभा चुनाव में 24 का ट्रेलर दिख गया। क्या मोदी का मैजिक यूं ही विपक्ष को चौंकाता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो। हिमाचल से लेकर यूपी और बिहार तक विपक्ष के साथ खेला हो गया। जो गठबंधन गिरते पड़ते मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, राज्यसभा चुनाव आते आते वो कोशिश भी धराशायी हो गई है। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार भी खतरे में आ गई। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को राज्यसभा भिजवा दिया। हर्ष महाजन पुराने कांग्रेसी हैं जो बगावत कर बीजेपी में आए थे और कांग्रेस में अपने संबंधों के दम पर राज्यसभा जाने में कामयाब हो गए। उधर यूपी में अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी में सेंध लग गई। यहां भी बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ राज्यसभा चुनाव जीत गए। संजय सेठ मुलायम परिवार के कभी करीबी हुआ करते थे, जो अब बीजेपी में हैं और एसपी में अपने पुराने संबंधों के दम पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन गए। सवाल उठता है कि क्या अपनों को ही एकजुट रख पाने में विपक्ष नाकाम हो जा रहा है और ऐसे में विपक्ष मोदी को कैसे चुनौती दे पाएगा? क्या राज्यसभा चुनाव में विपक्ष की भगदड़ ने मोदी का 400 वाला प्लान पक्का कर दिया है? इसी मुद्दे पर आज बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको वो सवाल दिखाते हैं जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी डिबेट रहेगी। तो सबसे पहला सवाल होगा, क्या 24 में अपने ही बनेंगे विपक्षी की हार का सबब? क्या अपनों से ही विपक्ष हार जाएगा? सवाल यह कि टूटता फूटता बिखरता विपक्ष मोदी मैजिक का मुकाबला कैसे करेगा? और सवाल यह भी कि क्या राज्यसभा चुनाव के 400 पार का ट्रेलर राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है? इन सवालों पर आज दिलचस्प और बड़ी बहस, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी का मुकाबला करने निकला विपक्ष अपनों के छल से छलनी हो गया। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल और यूपी में खेला हो गया। हिमाचल में कांग्रेस टूट फूट गई। 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को राज्यसभा भेज दिया। ऐसे है भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है। ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, यार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हिमाचल कांग्रेस के 40 विधायक हैं, जिनमें से 6 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। मतलब साफ है, सुक्खू सरकार भी अब साफ हो सकती है और उन्हीं की सरकार में मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने मंत्री पद से अब इस्तीफा दे दिया। हालांकि सीएम अपना दावा मजबूत बता रहे हैं। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। राजनीतिक दबाव लोग बनाते हैं, उन षड्यंत्रों का भी हम आने वाले समय में पर्दाफाश करेंगे। हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में भी ऐसा खेला हुआ। राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अखिलेश को दगा दे दिया और जिसके चलते बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ राज्यसभा पहुंच गए। भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं, उनकी मर्यादा कहां है? उधर बिहार में राहुल और तेजस्वी के साथ खेला हो गया। आरजेडी की 1 और कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी के पाले में जा बैठे। जो लोग खेला कर रहे थे उन्हीं के साथ खेला, और हम क्या करें? एक तरफ जहां जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव है, वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक अब टूट रहे हैं। भाई कोई भरोसा ही नहीं है, जीत के कैसे आएंगे? अच्छा, ये विधायक लालू प्रसाद जी के परिवार के साथ जो रहेगा वो चुनाव जीत के कैसे आएगा? वो स्वयं नहीं जीत पाते।
नीतीश और जयंत जैसे पार्टनर इंडिया गठबंधन का मंच छोड़ चुके हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो दिल्ली में केजरीवाल और राहुल की नई टीम बनी है। राहुल और तेजस्वी यात्रा के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, लेकिन इनके अपने ही मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसे में क्या 2024 में विपक्ष क्रॉस हो पाएगा या फिर मोदी ही बॉस बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो एक साथ कई सवाल है। सवाल ये कि कैसे टूटता बिखरता विपक्ष 24 में मुकाबला कर पाएगा, या तैयारी अब 29 की हो रही है, 29 से आगे अपना भविष्य देख रहा है विपक्ष। दूसरी बात ये कि भाई इतने ताबड़तोड़ किस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, इतनी तेजी से क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं, विपक्ष में इतनी बड़ी भगदड़ क्यों मची हुई है, यह भी सवाल है। और सवाल यह भी है कि जो पार्टी अपने नेताओं का भरोसा नहीं जीत पा रही, वो लोगों का भरोसा कैसे जीतेगी। और एक और बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी की बढ़ते कद को देखते हुए नेताओं में भगदड़ मची हुई है, या फिर इसमें कोई और खेला हो रहा है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मणिशंकर पांडे, प्रवक्ता एलजेपी-आर, और अनमोल पवार, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन जोशी जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आखिर इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है, इतना अविश्वास का माहौल क्यों बना हुआ है? सवाल पूछने पर सीधा सा जवाब आता है कि भाई ईडी सीबीआई का डर लगता है। तो ऐसा क्या काम कर दिया कि भाई ईडी सीबीआई का डर लगता है, डर दिखाया जाता है? डर तो उसको लगना चाहिए जिसने कुछ गलत किया हो। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि 24 की चुनाव की दहलीज पर जब बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी है, समाजवादी पार्टी खड़ी, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, टीएमसी खड़ी है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दल खड़े हैं, उसके पहले इस तरह का क्राइसिस। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अगर वो दावा करता है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्हें क्यों आवश्यकता पड़ रही है दूसरे दलों के लोगों को अपने साथ लाने की? क्या जरूरत पड़ रही है दूसरे पार्टी के लोगों को राज्यसभा सदस्य भेजने की? क्या उनके पास कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ गया है? क्या उनके कार्यकर्ता फ्यूज बल्ब हो गए हैं? क्या मोदी जी को तय हो गया कि 2024 में उनकी विदाई तय है? ये देश के सामने प्रश्न खड़े हैं। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ईबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये अब इनके अस्त्र शस्त्र रह गए, क्योंकि लोकतंत्र पे इनका विश्वास नहीं रहा है। चंडीगढ़ के चुनाव ने बताने का काम करा। अब ऑन कैमरा जो है, अब जो है लोकतंत्र की लूट हो रही है। ये मोदी जी ने नया भारत बनाया, जिसे ये अमृतकाल कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होने का कारण है। क्योंकि आपने सुना होगा विवेक जी, एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक आप हैं, कि अति के बाद इति हो जाती है। जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका इति होना तय है। यही निश्चित तौर पे घबराहट भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है कि आज इनको दूसरे दलों से राज्यसभा में भेजने पड़ रहे हैं लोगों को, किनके कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा जा रहा, दूसरी पार्टी के लोगों को लाया जा रहा है कि आप लड़िए हमारे यहाँ लोकसभा। तो निश्चित तौर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो अब आप देखिए खुलेआम, अब दिल्ली की धरती से उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर आपने सुन भी लिया होगा, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। जी, आज ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन भेजा और गवाह के तौर पर खनन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो क्या ये भी आप इसे मान रहे कि ये किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, विपक्षी नेताओं को परेशान करने का जरिया है? देखिए विवेक जी, दिक्कत यही है, ये जो पीडीए की ताकत है, वो ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिरना तय हो गया है। जी ठीक है, पीडीए की ताकत के आगे सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रभात कुमार आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, किसकी ताकत बढ़ रही है और किसकी ताकत घट रही है? भुवन जोशी कह रहे हैं कि भाई घबराए हुए हैं और इतना ही बड़ा दल है तो दूसरे पार्टियों से नेताओं की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी है? खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े नहीं है, जुड़े होते तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछ लेता, और जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे भी सीधा सवाल यही करूंगा। चूंकि आप अलायंस में है तो ये सवाल आपसे लाजमी है। विवेक जी देखिए, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का जो अंतर है,
एनडीए गठबंधन में एक नेता, उनकी योजना, उनका विकास और उनका संगठित हो करके गठबंधन के सारे साथियों को विश्वास में रखना, ये एनडीए गठबंधन का सबसे बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई चेहरा आपके पास नहीं है कि अगर आप चुनाव जीत के आएंगे तो कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन में यह निश्चित है कि अगर हम चुनाव जीत करके आएंगे, 400 सीट जीत करके आएंगे, हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे जी। तो देश ये बात जानना चाहता है कि आप अगर एनडीए के साथ लड़ने जा रहे हैं, चुनाव 24 का लोकसभा होने जा रहा है, तो बारात का दुल्हा कौन होगा। बारात तो आप लेके जा रहे हैं, दुल्हा नदारत है और शादी करने जा रहे हैं, आपकी बारात निकल रही है। तो जनता देश की ये सोच रही है कि चुनाव के बाद भी ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें भी इसी तरह से अव्यवस्था रहेगी, मारपीट भी होगी, झगड़ा भी होगा नेतृत्व को लेकर के। तो देश की जनता ये समझ रही है कि सिर्फ एकमात्र विकल्प इस समय देश के लिए 2024 के लोकसभा के लिए एनडीए गठबंधन है, जिसका नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी। ये पूरी तरह से भारत की जनता समझ चुकी है एक तरफ। दूसरी तरफ आपने देखा कि 14 से जब से सरकार आई है तब से 10 साल के कार्यकाल में आज जो विकास का मापदंड है, जिस तरह से भारत में विकास हुआ है, उसको सारा भारत ही नहीं बल्कि उसकी दुनिया सराहना कर रही है जी। लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं मणिशंकर पांडे जी, आप कह रहे हैं कि भाई बारात का दूल्हा ही नहीं पता, तो बाराती करे क्या। बारातियों को विश्वास नहीं कि आप शादी होगी कि नहीं होगी, बारात पहुंचेगी कि भी नहीं पहुंचेगी। मैं विवेक जी अपनी बात पूरी कर लूं जी। तो मैं कह रहा हूं कि एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ नेतृत्व निश्चित है कि एनडीए गठबंधन का नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। दूसरी तरफ जितने भी इंडिया गठबंधन में पार्टियां आई हैं, उनकी क्षेत्रीय पार्टियों की अलग नीति है, कोई जाति पर आधारित है, कोई धर्म पर। नहीं, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, आपने दो बातें कही। ठीक है मणिशंकर जी, आपके पास आ रहा हूं वापस। मेरे साथ प्रभात कुमार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का अनमोल पवार भी जुड़ गए हैं, और खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी को भी हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो मेरा सवाल सीधा मैं प्रभात कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आ रहा हूं। दो तीन बड़ी बातें कही हैं मणिशंकर जी ने। उन्होंने कहा कि भाई एक तो तंज में कहा कि दूल्हे का पता नहीं तो बाराती करें क्या, बाराती फिर बारात जाएं कैसे। उनके कहने का मतलब यह है कि नेतृत्व और नीति नहीं है, और नेतृत्व संकट की वजह से विपक्ष में विश्वास की कमी होती जा रही है। प्रभात कुमार जी। विवेक जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। पांडे जी हमारे वरिष्ठ हैं, अभिभावक हैं, तो मैं कोई कटाक्षपूर्ण बात नहीं करूंगा, और इसको मैं जो बोलूंगा वो इनकी पार्टी के लिए होगा, तो ये मैं विनती के साथ बोल रहा हूं जी। अभी ये बाराती और दूल्हे की बात कर रहे थे, जहां से इनका अभ्युदय हुआ है बिहार की धरती से, इनके नेता बोलते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार जी के बारे में कैसे कैसे स्लोगन निकाले थे इन्होंने, आज सारे स्लोगन मुझे लग रहा है एलजेपी कार्यालय में बंद कर दिए गए होंगे, जैसे कि अमित शाह जी ने ताला बंद करवा दिया था नीतीश जी के एनडीए में आने को लेकर के। अब आते हैं मूल मुद्दे पे, चूंकि ये मुद्दा भटक जाएगा ऐसे। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इससे पहले चंडीगढ़, जब हम ये बोलते हुए चलते थे विवेक भाई कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो आपको भी लगता होगा कि ये कैसे शब्द प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य ने यह साबित कर दिया कि जो हम बोलते थे उसमें अक्षरशः सत्यता थी, कहीं से भी लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं थी। आप मुझे एक चीज बताओ, एक पार्टी जिसके पास में 25, दूसरी पार्टी जिसके पास में 43 सरकार चला रही है, अगर और 35 का आंकड़ा चाहिए, अगर 25 वाली पार्टी 35 के आंकड़े को लेकर के चुनाव लड़ने को सोच रही है, तो कहीं ना कहीं से ये वही कुकर्म और वही कुकृत्य दोहराते तो चंडीगढ़ में दोहराया था, ये तो स्पष्ट था। रह गई बात, अभी दूसरी बात इन्होंने कही, बिना दूल्हा बिना बाराती बोल रहे थे हमारे पांडे जी, वरिष्ठ है हमारे। मैं इनको बता दूं, जानकारी इनको होगी ही, 2003-4 में जब सरकार बनी थी, मतलब हम आए थे सरकार में अटल जी को पराजित करके, उस वक्त इंडिया शाइनिंग, फील गुड इंडिया, और एक नेता अटल जी सामने थे और विपक्ष में यही बातें बोली जाती थी, चेहरा नहीं है। लेकिन हमने एक असरदार सरदार दिया इस देश को, जिसने इस देश को मजबूती से खड़ा किया, और आज जिस बिहार पे मोदी जी पूरे दुनिया में घूम करके और पूरे देश में घूम करके कहते हैं, ठीक है, नहीं उस सवाल पर प्रभात जी आप उस सवाल पे नहीं आए अभी तक। मैं आपसे उस सवाल की बात कर रहा हूं, क्या नेतृत्व और नीति का संकट है,
क्या विपक्ष में भरोसे की कमी है? आप लोकतंत्र को खतरे में बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन खतरे में दिखता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में खतरे में नजर आ रही है। आप विवेक भाई मुझे 10 सेकंड दीजिएगा जी। आपने नेतृत्व और नीति की बात करी, तो क्या यह नीति होती है कि जनता का दिया हुआ मत चोरी से आप प्राप्त कर ले? जनता ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे उन विधायकों को जितवाने का काम किया था। इन्होंने लूट मचाई वहां पर लोकतंत्र की। दूसरी बात, आपने नेतृत्व की बात करी, हमारा नेतृत्व सशक्त है। आप एक चीज याद रखना विवेक भाई, यही मैं दोहरा रहा था आपसे, 2003 फिर से दोहराएगा। इनकी इंडिया साइनिंग और फील गुड इंडिया वहां भी फेल हुई थी, और मैं दावे के साथ कहता हूं इस बार भी 24 में देश की जनता इनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ, जुमलेबाजी के खिलाफ, जो इन्होंने देश के युवाओं को छला, देश के बहन बेटियों को छला, देश के तमाम लोग आज ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? ठीक है, नहीं उसपे मैं आऊंगा, उसपे प्रभात जी उसपे मैं आऊंगा, बाकी मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष में क्या भरोसे की कमी है। मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, ऐसा क्यों होता है? ये बात आप भी शुरू में भुवन जोशी ने उठाई, चूंकि आप डिबेट में नहीं जुड़े थे, मैं आपसे सवाल सीधा लेता। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, वो कह रही कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, तो आपको विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती, कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपको विपक्षी दलों के नेताओं को ही क्यों अपनी टीम में लेना पड़ता है? यह भुवन जोशी का सीधा सवाल है आपसे। समाजवादी पार्टी सीधा सवाल आपसे पूछ रही है कि आप जब सारी सीटें जीत सकते हैं, आप जब मजबूत हैं, आप जब सरकार बना सकते हैं, तो फिर आपको विपक्ष के नेताओं की आवश्यकता क्या है? खेमचंद शर्मा जी का फ्रेम ही चला गया है। सर मुझे पांडे जी का काउंटर, जी मैं नहीं आ रहा हूं पांडे आपके जी पास, का काउंटर दे दीजिए सर मुझे प्लीज। मैं आ रहा हूं, मणिशंकर पांडे जी का जवाब लेने के लिए आ रहा हूं। मैं अनमोल पवार जी से ले लेता हूं सवाल, अनमोल पवार जी से सवाल लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। मैं साहब एक गेस्टों के पास जाकर उनसे बातचीत कर लूं। अनमोल पवार जी, आपका क्या टेक है इस पर? क्यों विपक्ष में भरोसे की कमी नजर आ रही है? क्यों इतना ज्यादा बिखराव दिख रहा है? विवेक जी, मुझे लगता है विपक्ष में भरोसे की कमी नहीं है, भरोसे की कमी भारतीय जनता पार्टी में है और मोदी जी में है। क्योंकि देश इस बात को जानता है कि 2014 में उन्होंने किसानों के एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो नहीं दे पाए। 2016 की बरेली की रैली में उन्होंने वादा किया था कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आज तक नहीं हुई। उन्होंने युवाओं से वादा किया था कि वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज वो उन्हें ये सजेशन देते हैं कि आप पकोड़ा तलना शुरू कर दीजिए, वो बेहतर रोजगार है। उन्होंने ये भरोसा दिया था देश की जनता को कि 2022 तक सभी लोगों के पास अपना पक्का मकान होगा, उस पे वो कुछ नहीं कर पाए। महिला सुरक्षा की जो पार्टी बात किया करती थी, ठीक है, उसके विधायक, उसके सांसद बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं। रामदुलार गौर, कुलदीप सेंगर, दोनों के ऊपर आजीवन कारावास की सजा दी है कोर्ट ने। अनमोल पवार जी, मुद्दा आपके मुद्दे, आप ऐसा विपक्ष, ठीक बात आप कह रहे होंगे, आपके जो आप जो एलिगेशन आज की सरकार पर लगाना चाहते हैं, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। आपने जो बातें कही वो आपकी जगह ठीक हो सकती है, आपके एज अ पार्टी ठीक हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर इतनी बुराई इस तरफ है तो उधर के नेता इधर क्यों आ रहे हैं? विवेक जी, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। अनमोल जी, आपके विपक्ष के नेता इस तरफ क्यों आ रहे हैं अगर इतनी बुराई इस तरफ है? विवेक जी, एज अ पार्टी नहीं, एज अ देश, इस देश का नागरिक जो है उसके मुद्दे हैं ये, उसकी जरूरतें हैं ये, जिसके बेसिस पे कोई भी पार्टी जो है चुनाव में वोट मांगने जाती है जी। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद, अगर सरकार इतनी ज्यादा फेल है तो फिर राज्यसभा के चुनाव में सारे जो विधायक जो इस तरफ आ गए, उनका क्या, उनको इधर क्यों भरोसा दिख रहा है? मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या, छत्तीसगढ़ के चुनाव में क्या, राजस्थान के चुनाव में क्या? विवेक जी, आप मुझे एक ऐसा राज्य बता दीजिए जहां पे केंद्रीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई का प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं पे किया हो। एक ऐसा राज्य बता दीजिए। और मेरे पास पूरी फहरिस्त है जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि जो भी
ऑपोजिशन पार्टीज के स्टेट हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी जीत तब तो नहीं पाई कर्नाटक है में भी- चुनाव। अनमोल केवल वहां जी, पे तब तो कर्नाटक भी जीत जाते हैं। आप इस तरह से कह रहे थे तो कर्नाटक विवेक जीत जी- जाना चाहिए था बीजेपी को, हिमाचल भी जीत जाना चाहिए था, पंजाब भी जीत जाना चाहिए था। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं विपक्षी नेताओं में भगदड़ क्यों मची हुई? आप मुझे 2 रीजन दे दीजिए, फिर मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जाऊं आपके एलिगेशंस का जवाब लेने के लिए। जी अनमोल जी। विपक्षी खेमा इसलिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी के सामने जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज विवश है, क्योंकि उसे पता है कि वो जनता के बीच में जब जाएगी तो उसके पास वो ऐसा मुद्दा कोई भी नहीं बचा जो उसने आश्वासन ना दिया हो और जिस पे उसने काम किया हो। जी, जनता उनसे जब सवाल पूछेगी कि आपने वादे किए थे 10 साल पहले, उस पे क्या किया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मौन धारण करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचता आज के समय में। जी, आप ये यही कारण है कि दूसरी पार्टी के नेताओं को डराना, धमकाना और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना, केवल यही एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास बच गया है। ठीक है। खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी के आज कनेक्शन में बड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं खेमचंद शर्मा जी से 2-3 बार कोशिश कर चुका हूं लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। सौरभ जी मैं आ रहा हूं आपके पास। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास जा रहा हूं, उसके बाद सौरभ जी आपके पास आ रहा हूं। जोशी जी, देखिए 2024 आ गया है और आदरणीय खेमचंद शर्मा जी का कनेक्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन ही खराब हो चुका है जनता से। पहला विषय तो ये है। और एक हमारे वयोवृद्ध नेता यहाँ पर बैठे हैं आदरणीय पांडे जी, मैं इनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ। इन्होंने एक दूल्हे की बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आदरणीय मोदी जी के रूप में दूल्हा हमारे पास है। भाई दूल्हा कैसा है ये तो दुल्हन ही बताएगी, मैं व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं। और अगर जनता के रूप में उसको माना जाए, मैं व्यक्तिगत दुल्हन की व्यक्तिगत दुल्हन की बात नहीं कर रहा। लेकिन देखिए जोशी जी, कुछ बातों को शब्दशः नहीं लिया जाता है। आप मुझसे बहुत विवेक बड़े जी, हैं, विवेक- आप अनुभवी विवेक भी जी, हैं, विवेक जी, आप राजनेता भी हैं, आप विवेक चीजों जी, को समझते भी हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जोशी जी कि विवेक जी, कुछ बातें जो है वो शब्दशः नहीं ली जा सकती है। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा खेद व्यक्त करूंगा, बाकी आपके आरोपों का जवाब मणिशंकर जी देंगे। जोशी जी प्लीज। हाँ नहीं, एक मिनट, मैं अभी पूरा नहीं हुआ। विवेक जी, अब आज हम उस दुल्हन की बात नहीं कर रहे, वो क्या बताती हैं, उनका विषय नहीं हमारा, वो राजनीतिक जवाब नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं जो जनता है किस किस के वादे करे थे और वो जो दुल्हन है वो क्या कह रही है। युवाओं को बात कही थी, युवाओं की बात हुई थी 2 करोड़ नौकरी की, 20 करोड़ की नौकरी में। उत्तर प्रदेश में लठ खा रहे हैं, परीक्षा लीक हो रही है, धरने पर बैठे हैं और पीटा जा रहा है। 109 की महिलाएं धरने में बैठी हैं, पीटी जा रही है। ये युवाओं को नौकरी की बात इन्होंने कही थी और आए थे महिलाओं से वादा करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां भी फेल हो गए। वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप हो रहा है, रेप करने वाले कोई बाहर के व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। मणिपुर में क्या हुआ, देश ने देखने का काम करा, देश को शर्मसार होना पड़ा डबल इंजन की सरकार में। प्रधानमंत्री के घर के 5 किलोमीटर पे महिलाओं के साथ क्या हुआ, ये महिलाओं की हालत है। क्या वादा आपने करा था, आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई का आलम क्या है। आप सभी मोर्चे पे सभी बातें जो आपने कही, पहले आपने वादा कहा, वादे के बाद जुमला कहा, और आप 2024 में जा रहे हैं मोदी की गारंटी के लेकर कि मोदी जी की गारंटी है। आपके महाराज आपके वादों को जुमला और जुमलों को नई गारंटी, ये देश समझ चुका है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं। लेकिन आपके सगे आपको ठग के क्यों चले गए जोशी जी? मैं तो बता रहा हूं ना, आप सीबीआई इनकम टैक्स हटा दीजिए, डर हटा दीजिए, खौफ हटा दीजिए, लालच हटा दीजिए, पता चल जाएगा। ना कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक का भी उदाहरण बता दीजिए। विवेक जी बहुत सीनियर पत्रकार है आप। नहीं, मैं क्या देखिए, ये चुनाव को मैनेज करा जा सकता है, जनता को मैनेज नहीं करा जा सकता। 2024 में इनका सूर्यास्त, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको क्योंकि मोदी जी ने सब। जोशी जी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं सीबीआईडी का डर दिखाया जाता है। अरे भाई, किसको सीबीआईडी का डर लगेगा? जिसने घपला किया होगा, घोटाला किया होगा, किसी तरह का कुछ कमी होगी, किसी तरह कोई दिक्कत होगी, किसी तरह के कागजात में इशू होगा,
उन्हीं के ऊपर तो दबाव बनाया जा सकता है, या हर किसी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। मैं आपको 140 करोड़ भारतीयों पर दबाव बनाया जा सकता है। आप बहुत सामान्य, विवेक जी, मैं और आप बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। बिल्कुल सही। हमारे तुम्हारे घरों में एक सामान्य सा पुलिस का एक व्यक्ति को भेज दीजिए, लोगों को घबराहट हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों में इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। ये तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। ये मैं आपको देश का दर्द बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी 3 दशक से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं जी, और जीरो से यहां तक पहुंचे हैं। अभी संघर्ष कर रहे हैं हालांकि, लेकिन यहां तक पहुंचे तो कुछ पढ़ाई करके पहुंचे। ठीक है, मैं आ रहा हूं, जो प्रभात जी आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी। विवेक जी, मैं अभी बात सबकी सुन रहा था, प्रभात जी की भी, जोशी जी की भी, इन लोगों की सबकी बात सुन रहा था। ये इतना बड़ा देश का चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का चुनाव है, और ऐसे चुनाव में जिस तरह की भगदड़ है उससे ये प्रवक्ता निराश नहीं है। अपना शान समझ रहे हैं, अपनी शौकत समझ रहे हैं कि आए दिन पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता रोज पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। हाँ, सुना बिहार में भी कुछ हो गया जा रहा है पूरे देश में। मणिशंकर जी, मैंने सुना बिहार में भी कुछ पूरे देश में। नहीं, मणिशंकर जी, वो बिहार वाली कहानी क्या है? नहीं, बिहार छोड़िए, एक छोटे में तो जिससे आपको लड़ना है उसकी बात करिए। आप गठबंधन में छोटे दलों की बात मत करिए। जिससे आपका मुकाबला है, जहां 400 सीट की बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आप उनसे लड़ने की बात करिए, तब आप लोकसभा में जाकर के आप कुछ कह सकते हैं। आप लोकसभा में पहुंचने के लिए आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, आप में एकता नहीं है। गठबंधन के किसी राज्य में गठबंधन कर रहे हैं, किसी राज्य में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में आप अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में आप समझौता करेंगे, तो आप मोदी जी से नहीं लड़ सकते हैं। आप इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसलिए आपका भविष्य 2024 में नहीं है। आप 2029 के बाद की तैयारी करिए, आप 24 का स्वप्न मत देखिए। और जहां तक रह गई विकास का सवाल, जो आपने आरोप लगाया है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, मैं आपको जो आंकड़े आ रहे हैं उस आंकड़े को पढ़िए और पढ़ करके तब ये सब बात कहिए, जिससे जनता आपके पक्ष में 24 में मतदान करे। मोदी जी को हराइए, मजबूत विपक्ष बनिए। आप 50 सीट जांचने की स्थिति में नहीं है। आप सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि भारत के लोकतंत्र का हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। मेरी शुभकामना है कि आप मजबूत लोकतंत्र विपक्ष के रूप में वहां आइए, लेकिन जिस तरह से निराशा है, लोगों में भय हो। आप भय की बात कर रहे हैं, पहले भी भय की बात दिखाई जाती थी। मैंने वो जमाना में 70 से राजनीति में काम कर रहा हूं। कांग्रेस जब पूरे सत्ता में रहती थी, आप सारे लोग विरोध में रहते थे, तब भी ये स्थिति भगदड़ की स्थिति नहीं बनती थी जो आज बन रही है। तो आप लोगों के यहाँ कार्यकर्ता उदास हैं, निराश हैं, आपके नेता मिलते नहीं हैं, 2-3 महीना प्रतीक्षा करते हैं। कैसे आप किससे मुकाबला कर सकते हैं? अनमोल जी वेट कर रहे हैं और खेमचंद शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो खेमचंद जी, इस बार आप कामयाब हुए लगता है। लेकिन प्रभात जी, सवाल इस बात का है, जो बात नहीं, मैं भी तो सवाल पूछूंगा। अरे प्रभात जी, मैं भी तो सवाल पूछूंगा। आप इतने आप लोग अधीर हो जाते हैं। मुझे भी मौका दीजिए। अरे स्वागत है। आप लोग मुझे मौका नहीं देते। आप लोग देखिए, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। प्रभात भाई, ये आपका डायलॉग बहुत हिट हो रहा है। मैं प्रभात भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात मणिशंकर पांडे कह रहे हैं कि पंजाब में आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे को गलत बताएंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, और वही पार्टी दिल्ली में और बाकी के 3 राज्यों में एक साथ अलायंस से चुनाव लड़ेगी। मतलब ये कहां से फॉर्मूला लेके आते और इस फॉर्मूले के पीछे का विजन क्या है? प्रभात जी बताइएगा जरा। आपके प्रश्नों का जरूर जवाब दूंगा। पहले मैं अपने अभिभावक के प्रश्नों का जवाब दूं। पहले तो उन्होंने शुभकामनाएं दी, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और दिक्कत कहां थी? हमारे अभिभावक के परिवार में ही टूट करवा दी मोदी जी ने। वो तो परिवार में ही समस्या खड़ी है उनकी, तो मैं उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये परिवारवादी पार्टी की बात मोदी जी कहते हैं और बगल में बिठा के रखते हैं दोनों को, चाचा और भतीजे को। तो पांडे जी की मजबूरी मैं समझ रहा हूं, मेरे अभिभावक हैं, मेरे बहुत आदरणीय हैं, तो मैं उसमें जाऊंगा नहीं। आपने जो प्रश्न खड़े किए, आपने पूछा विपक्ष आखिर क्यों भाग रहा।
विपक्ष के लोग क्यों जा रहे हैं? मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं विवेक भाई, शाम में भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार का, प्रातः काल वो व्यक्ति आपको भाजपा के पाले में दिखेगा और राज्यसभा भी जाएगा। आदर्श सोसाइटी घोटाला ताजा उदाहरण है अशोक चौहान जी का, हमारे ही थे ना। आरोप किसने लगाए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नारायण राणे, छगन भुजबल। अरे अजित पवार जी 70,000 करोड़ चक्की पीसी, मोदी जी कहते थे, नेचुरल करप्ट पार्टी बताते थे, गले लगा लिया। हमारे ही हिमंता विश्व शर्मा, आप पूछ रहे थे ना ईडी सीबीआई क्या करती है, मुझे नहीं पता क्या करती है विवेक भाई। एक बात तो स्पष्ट है, जो व्यक्ति जिसकी आत्मा कमजोर होगी, जो व्यक्ति लोकतंत्र पर यकीन नहीं करता होगा, जिसको जनता पर विश्वास नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर के चरण वंदन करेगा। और मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का यह दावे के साथ कहता है, आपके हर जुल्म को सहेंगे, आपकी हर जाति को सहेंगे, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे, महंगाई पे प्रश्न करते रहेंगे, बेरोजगारी का जो प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, उस पर प्रश्न करेंगे। प्रभात जी आपके थे तो 10 सेकंड, जब मणिपुर में नग्न परेड करवाओगे बेटियों की, तब प्रश्न खड़े करेंगे, चाहे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, आईटी भेजो, पूरी की पूरी फौज लगा दो। अगर आप बेटियों को घसीटोगे जंतर मंतर पर, तो आपसे प्रश्न करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, अंतिम क्षण तक करेंगे। ना आपसे डरने वाले हैं, ना आप हमें झुका पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रभात जी आपने जितने भी नाम गिनाए वो जब तक आपके थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो बहुत बुरे। खराब नहीं कर रहा हूं विवेक भाई, आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालना। मैं खराब तो नहीं कह रहा हूं। मैं पत्रकार आदमी, मैं तो सवाल पूछता हूं। मैं आपको कुछ, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके थे तो अच्छे थे, उनके थे तो गलत हो गए, तो आपने कहा कि आप अपने शब्द मुझे मत दीजिए। मैं तो सर एक चीज स्पष्ट बोल रहा हूं जी। आपने कहा ना हमारे थे, आपने डंके की चोट पर कहा हमारे पास कि हमारे थे, उनके हो गए। वो नहीं कहा, मैंने कहा डंके की चोट पर प्रश्न करूंगा, महंगाई, बेरोजगारी और देश की बेटियों की आवाज पर। जी ठीक है, मैं खेमचंद शर्मा जी के पास जा रहा हूं। खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आखिरकार आप जुड़ ही गए हमारे साथ। बहुत कोशिश हुई 26, 27, 28 मिनटों तक आपको जोड़ने की, लेकिन फाइनली कामयाबी मिली। लेकिन आपके लिए सवाल जो है वो पैनल से निकल कर आया है कि जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपके पास दुनिया के बेहतरीन नेता हैं, तो आपको विपक्षी दल के नेताओं की और विधायकों की, सांसदों की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? क्या कोई विश्वास की कमी हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है, या फिर कोई कॉन्फिडेंस कम रह जाता है कि भाई ये हमारे नेता नहीं कर पाएंगे तो इंपोर्ट कर लो? जय श्री राम, जय हिंद। मैं माफी चाहूंगा, लाइव व्यू थोड़ा लेट हो गया, कहीं फंस गई थी तो इसलिए लेट पहुंची मेरे पास। कोई बात नहीं। देखिए, दो तीन विषय हैं। आपने कहा कि भाई हमें दूसरों के नेताओं की क्या जरूरत है। दूसरा कौन है? सब भारतीय हैं। जो अच्छा व्यक्ति है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ चलना चाहता है, देश का विकास करना चाहता है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहता है, तो उनका स्वागत है। वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुसार चलते हैं। और रही बात कांग्रेस के मित्र ने कहा चरण वंदना की कल्चर भारतीय जनता पार्टी की नहीं। यहाँ सब सेवक हैं, यहाँ सब ट्रस्टी हैं, यहाँ सब चौकीदार हैं, यहाँ पे मालिक कोई है नहीं। जहाँ मालिक होता है वहां चरण वंदना होती है। मालिक का कंसेप्ट कांग्रेस में है, वहाँ गांधी परिवार राजा रानी की तरह रहते हैं और बाकी सब लोग जो हैं वो दास दासियों की तरह बिहेव करते हैं। चरण वंदना भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती, वो चलती है। रही बात काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैंने सबको बोलने दिया था, सबको सुना है। हाँ खेमचंद जी बोलिए। अरे भैया बोलिए, वैसे बहुत लेट आ गया। हाँ ठीक है, बोलिए, सुन रहे हैं आप, बोलिए। दो कारण है जिसकी वजह से लोग आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है, प्रधानमंत्री की योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, हर शहर तक पहुंचे, हर टाउन तक पहुंच रही हैं और वो क्षेत्र हर एक नेता के होते हैं। वो विपक्ष के एमएलए भी हैं, एमपी भी हैं। जब वो अपनी जनता के बीच में संवाद करने जाते हैं तो जनता कहती है मोदी जी जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्यों आप मोदी जी को मजबूत नहीं करते, क्यों आप मोदी जी का साथ नहीं देते, क्यों आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो लटकाने भटकाने का काम करते हैं, क्यों आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो राम विरोधी हैं, क्यों आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो सनातन विरोधी हैं। तो वो ये बात बहुत बड़ी है। जनता जब ऐसा चाह रही है, जब जनता ऐसा कहती है, तो वो एमएलए और एमपी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये उनको मोटिवेट करते ही है और उसी मोटिवेशन की वजह से वो लोग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मजबूत करने के लिए भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न तरीके से प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। दूसरा,
जिस तरीके से इन्होंने नकारात्मक पॉलिटिक्स को अपनाया और लगातार नकारात्मक पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, हिंदू विरोधी पॉलिटिक्स पे आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष जो बात कह रहा है, चूंकि आप बहुत लेट से जुड़े, एक सवाल इसलिए खेमचंद जी आप चूंकि मैं जोशी जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड दीजिएगा, आप चूंकि लेट से जुड़े तो एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। जो पैनल में अभी तक डिस्कशन हुआ, जो तमाम यहां पर प्रवक्ताओं ने तमाम पार्टियों के उन्होंने जो सवाल उठाए, वो सवाल भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने कहा जनता का मोटिवेशन है, विपक्ष कह रहा है ईडी सीबीआई का सप्रेशन है। देखिए, जनता का मोटिवेशन है, जनता को लाभ मिल रहा है, जनता को फायदा मिल रहा है, जी से कि आप नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ो, नकारात्मक पार्टियों का साथ छोड़ो, हिंदू विरोधी पार्टियों का साथ छोड़ो, सनातन को अपमानित करने वाले लोगों का साथ छोड़ो, आप मोदी जी को मजबूत करो। तो जब नेता जनता के अनुसार चलता है और नेता को जब इस तरीके का फीडबैक मिल रहा है, इस तरीके का अपनी जनता से दबाव मिल रहा है, विपक्ष तो ये कह रहा है, मोटिवेशन जी विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी सीबीआई का सप्रेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर है, दबाव है इन नेताओं पर, इसलिए ये नेता मजबूरी में फैसला करते हैं। नाचना आता नहीं है, कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है, कहते हैं कि सीबीआई ईडी, अरे ये तो अपना काम कर रही है, पहले दबाव में करती थी, आज कानून अपना काम कर रहा है। जो चोर है, जिसने पैसा खाया हुआ, जिसने गरीब का पैसा मारा हुआ, हम तो उसका पैसा निकालेंगे, क्योंकि पाई पाई का हिसाब होना है, पाई पाई का जो उपयोग है वो गरीब की भलाई के लिए होना है। आज आप देखिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनवा पाते हैं, क्यों आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लगातार किसानों को पीएम किसान के माध्यम से मदद दे पाते हैं। अभी तो सीबीआई ने अखिलेश यादव जी को भी समन भेज दिया खनन घोटाला के मामले में। किस लिए भेजा है जी? सीबीआई ने, मैं तो कह रहा हूं सीबीआई ने समन भेजा है, सीबीआई ने गवाही के तौर पर बुलाया है। मैं ये कह रहा हूं आपकी सरकार बने 10 साल होने का वक्त आया, तो ये 24 के चुनाव के 2 महीने पहले क्यों? सवाल देखिए, टाइमिंग का बहुत मतलब होता है, बहुत राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ है। खेमचंद जी, अगर आप राजनेता तो आप मुझसे बेहतर इस बात को जानते होंगे। खेमचंद जी, इसका जोशी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, हर समय इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं। अगर आज भेजा तो आप कह रहे हैं कि 24 से पहले भेजा, अगर 6 महीने पहले भेजते तो आप कहते हैं कि देखिए कर्नाटक का इलेक्शन होना है, हिमाचल का इलेक्शन होना है, जोशी जी उठा रहे हैं, पूछिए जोशी जी। पहले भेजते तो आप कहते हैं यूपी का इलेक्शन। मैंने आपका सवाल बाईपास कर दिया। एक सतत प्रक्रिया, ठीक है। खेमचंद जी कह रहे हैं सतत प्रक्रिया, देश में हर वक्त चुनाव होते रहते हैं, तो जनवरी में भेजे, फरवरी में भेजे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी भेजे तो कोई ना कोई चुनाव टकरा ही जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि जिस नेता के पास विजन है, जिस नेता के पास आगे जाने की, खेमचंद जी एक सेकंड, इलेक्शन में जाना है, फिर कहते हैं विपक्षी ठीक है। खेमचंद जी एक सेकंड, जिसको बहाना लेने वो बहाना लेगा, जो ठीक है। खेमचंद जी एक सेकंड, जोशी जी साफ सुथरा आ जाएगा, ठीक है। जोशी जी, ठीक है। जोशी जी, जिस नेता के पास विजन है, जो देश को आगे लेकर जा रहा है, बाकी नेता उनसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, और ये एक आजाद मुल्क है, कोई भी नेता किसी भी दल के साथ जुड़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और यही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने भी की कि बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी के साथ अन्य पार्टियों के लोग जुड़ रहे हैं। बहुत सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब भ्रष्टाचार की जन्नी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी को इसलिए कहता हूं, केवल एकमात्र पार्टी है पूरे देश की जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू सर, मुझे बोलने दीजिए। सर मैं इस तरह जोशी जी सुन लीजिए, एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़ा जाता है, और ऑन कैमरा ट्रेंड ये पुराना है इनका। अब मोदी जी आए चंडीगढ़ में, और मेरे को दिक्कत तब हुई नहीं सर मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट में मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है जोशी जी, आप सज्जन व्यक्ति है, मैं तो मानता हूं, मैं तो ऑन कैमरा ऑन एयर कह रहा हूं, आप सज्जन व्यक्ति है, आप सब हर किसी की बात बीच में इंटरप्ट नहीं करते हैं। बोलिए ना क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ सर मैं बताता हूं। अब दिक्कत तब है जब सारे भ्रष्टाचारी, जिन्हें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो सब इनके साथ आ जाते हैं। और कौन कौन है? अजीत पवार साहब, 70,000 करोड़ का घोटाला। और कौन है? शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, बहुत लंबी लिस्ट है। छगन भुजबल साहब,
है ना, ये और अभी गीता कोड़ा जिनके पति जेल में है, तो निश्चित तौर पे ये जब भ्रष्टाचारी, क्या ऐसा वॉशिंग पाउडर जो मोदी जी लाए इस देश में, सारे भ्रष्टाचारियों को गंगा जल से धुला के खेमचंद जी इसका जवाब और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते हैं। प्रभात कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, खेमचंद जी जवाब इसका जल्दी से संक्षेप में दीजिए। और और काला धन छोड़िए, सफेद धन लेके इनके औद्योगिक मित्र विजय चल जाते हैं। करूं जी हाँ, आप आंसर कीजिए प्लीज। देखिए इनका हालत ये है कि कल को राहुल गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो एक बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी ने क्यों राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर ले, वो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, वो तो बहुत बड़ा करप्ट नेता है। तो जब तक वो नेता इनके साथ है वो ठीक है। और मैं इनको चैलेंज, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मानेंगे तो आए, उनका स्वागत है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे असम के चीफ मिनिस्टर ने चैलेंज किया, अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सामने आए, आप कोर्ट जाएं। हमारे नेताओं ने आपके खिलाफ सबूत दिए और आपको जेल जाना पड़ा। आपके पास कोई सबूत नहीं, आपके पास कोई आधार नहीं, आप निराधार बात करते हैं, इसीलिए आप उसको साबित नहीं कर पाते, इसीलिए आपको ना कोर्ट जा पाते हैं उसको लेकर और ना ही जनता के बीच में जा पाते हैं। आप सिर्फ लटकाने भटकाने का काम करते हैं, आप सिर्फ हल्ला मचाने का काम करते हैं। और भ्रष्टाचार की जननी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, उसी ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। वो 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे पहुंचता था, 85 पैसे कांग्रेसियों के जेब में चले आता था। आज 1 रुपया भेजते, 1 रुपया पूरा का पूरा अकाउंट में जाता है, क्योंकि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरा नेटवर्क इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो खत्म कर दी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितना पैसे जाना चाहिए उतना सीधे सीधे जाता है। ठीक है, मैं प्रभात जी से इसका जवाब ले लेता हूं। उसका अनमोल जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, खेमचंद जी वापस आ रहा हूं। प्रभात कुमार, उसी की वजह से ये दूसरे नेता मजबूर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। प्रभात कुमार जी। हाँ, अभी इन्होंने हिमंता विश्व शर्मा जी की बात करी। अरे आरोप मैंने नहीं लगाया, आप कंफ्यूज हो शर्मा जी, आरोप आपने ही लगाए थे उनपे। वो डंके की चोट पर आप ही को चैलेंज कर रहे हैं कि आरोप लगाया तो सिद्ध करो, अब तो मुख्यमंत्री बना बैठा हूं। तो ये बात कम से कम कंफ्यूज होकर बात मत कीजिए। दूसरी, आपने मेरे नेता पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया, तो मैं तरी पार बोलूं, अच्छा लगेगा आपको? कोर्ट में जब प्रोसीडिंग चल रही हो तो इस ढंग के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, आप कहते हो भ्रष्टाचार की बात, मैं दावे के साथ करता हूं, है मोदी जी में अगर कैपेसिटी में चैलेंज कर रहा हूं तो पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे में लाओ और पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा किया है आपने। 14 लाख करोड़ तो मित्रों का राइट ऑफ कर दिया और देश की जनता को रोड पर घुमा रहे हो, पकौड़े बिकवा रहे हो, किसानों के लिए कीले करवा रहे हो। आप बात करते हो भ्रष्टाचार की, आपके एक एक भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। ठीक कहा जोशी जी ने, भ्रष्टाचार की जननी हो आप इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और किस मामले में, घूस किस मामले में, देश की सुरक्षा, ताबूत घोटाला, पूछ लीजिए। शर्मा जाएंगे शर्मा जी, आप जोशी जी ठीक कह रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आज जो आप ये बात बोल रहे हो कि ये आते हैं मोदी जी से प्रभावित होके, विवेक भाई शायद स्किप कर गए, मैं उनको पता होगा, फिर भी मैं याद दिलाता हूं। कर्नाटक के अंदर भी बीजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग करी है, तो मोदी जी का करिश्मा कहां गया कर्नाटक के अंदर? मानते हो वहां करिश्मा खत्म हो गया मोदी जी का? देखो, आप मीठा मीठा गप और करवा करवा थू लेके चलोगे तो नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, छगन भुजबल जी की फाइल गायब कैसे हुई, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने आरोप लगाया था अजीत पवार जी पर 17,000 करोड़ घोटाले का। आप बताओ ना, आज आके डिप्टी सीएम बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। आप यही कहते हो ना, मैं नहीं लगाता था आरोप, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आपके द्वारा लगाए गए आरोपित, आपके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपित को आपने ही महिमा मंडित करने का काम किया। इसलिए देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब आपको 24 में देना पड़ेगा शर्मा जी। ठीक है, खेमचंद जी इसका जवाब लूंगा मैं। अनमोल पवार जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। अनमोल पवार जी, सवाल इस बात का है कि भाई आपके पास एलिगेशन है, आपके पास एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर केस दायर कीजिए। जिन जिन नेताओं पर करप्शन के आरोप हैं उनके ऊपर केस चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर छोटे से चुनाव में आपने देखा होगा पंजाब में किस तरह से उन्हीं के द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने कैसे चुनाव चोरी करने का प्रयास किया, वो पूरे देश ने देखा। और जो भी वादे इन्होंने बीते 10 वर्षों में जनता से किए थे, आखिर उस पे इन्होंने क्या डिलीवर किया?
ये समय जनता को बताने का है, अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखने का है कि भाई जो वादे हमने पिछले 10 साल में किए थे, हमने उन वादों पे ये काम आपको करके दिया है। लेकिन ये उस बात से बचना चाहते हैं, केवल यही वजह है कि संविधान के मूल्यों और आदर्शों की हत्या कर रहे हैं। ये दूसरी पार्टी के नेताओं को विवश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, भले ही वो कितने ही बड़े भ्रष्टाचारी हों, भले ही प्रधानमंत्री जी ने मंच से उन्हें कितनी बार भ्रष्टाचारी कहा, लेकिन आज ये मजबूर है उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेने के लिए। नहीं, लेकिन अनमोल पवार जी, ये भी तो बड़ी बात है कि आपने जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी का, जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने आंदोलन किया, जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने सबसे बड़ा आंदोलन करके पार्टी का बेस रखा, बुनियाद रखी, उसी कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, आपने 3 सीटें दिल्ली में दे दी, 4 सीट पर आप खुद चुनाव लड़ेंगे। आप दिल्ली में 7 सीट की गारंटी नहीं ले रहे हैं। विपक्ष मोदी जी तो कह रहे हैं हम 370 की गारंटी लेते। विवेक जी, मोदी जी 370 की गारंटी लेते हैं तो वो अपने काम गिनवा दें, उन्होंने क्या काम किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है कि हर भारतवासी को बिजली और पानी की सुविधा मिलनी चाहिए। ये एक भी ऐसा राज्य बता दें जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने सुविधा उपलब्ध कराई। आप ये कह रहे हैं कि बिजली पानी दिल्ली लोगों को और मिल नहीं पंजाब के अलावा, विवेक जी एक बार मुझे पूरी बात करने दीजिए प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल एक राज्य बता दें जहां पे बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो संविधान में भारत अनुच्छेद 21 में मेंशन्ड है, वो इन्होंने मुहैया कराई हो। दिल्ली और पंजाब के अलावा ऐसा कोई और राज्य नहीं है। ठीक है, ये बता दें ऐसा कोई राज्य जहां पे महिलाएं आज सुरक्षित महसूस करती हों। इन्हीं के पार्टी के विधायक और सांसद जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं। अनमोल भाई, मेरा सीधा सवाल है आपसे, मेरा सीधा सवाल है आपसे, आप भी तो दिल्ली में बिखर गए ना। आपने मुफ्त में बिजली दी, मुफ्त में पानी दिया, आपने मेडिकल सुविधाएं दी। मैं कह रहा हूं आपने दिया है, आपने आप ये क्लेम करते हैं, आपकी बातों पर यकीन करें तो आपने 4 सीटें अपने अलायंस पार्टी को कैसे दे दी? आपको अगर इतने कॉन्फिडेंस होते तो आप बोलते कि 7 की 7 सीट लड़ाएंगे और 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। आपने भी तो टाई अप किया ना, ऐसा तो कहीं ना कुछ तो रहा होगा। जब देश के सामने संकट इतना गहरा हो विवेक जी कि चुनाव प्रक्रिया को तार तार करने का प्रयास नहीं, उसमें बहुत आगे बढ़ चुकी हो एक ऐसी पार्टी जो आज सत्ता पे आसीन है, जो संविधान को बिल्कुल उसके उलट आज काम कर रही हो जी, जो लोकतंत्र में जनता की वोट का सम्मान ना कर रही हो, जनता ने जिसे चुन के भेजा उसे जोर जबरदस्ती से उनके फैसले को बिल्कुल उलट करने की तरफ जो कार्य कर रही हो, ऐसी पार्टी से आज बचना बेहद जरूरी है। ठीक है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस कर रहे हैं। ये बात बहुत दिन से बहुत नेताओं की तरफ से और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं की तरफ से भी कही गई। खेमचंद शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है? आप लोगों ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया, इसलिए विपक्ष इतना बड़ा अलायंस करने को मजबूर हुआ? लोकतंत्र फल फूल रहा है, इसीलिए लोग टीवी पे बोल रहे हैं, सबको बोलने दिया जा रहा है। राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं, केजरीवाल जी खूब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोसते, कौन रोक रहा है? इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखौटा, जो सो कॉल्ड ईमानदारी का मुखौटा था, वो हट चुका है, अभी लोगों के सामने आ चुके हैं। इसीलिए जिस कांग्रेस को महाभ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके सभी नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनकी गोदी में बैठे हुए हैं। और कांग्रेस के नेता इनको भ्रष्टाचारी कहते थे। अजय माकन जी सबसे पहले केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने गए कि वह इन्होंने शराब में घोटाला किया है। इनके बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, उनको जमानत तक नहीं मिल रही है, सालों से जेल में है, क्योंकि उन्होंने बड़ा करप्शन किया। अब ये चाहते हैं, अब सुन लो, आपने कहा कि हमने क्या किया, मैं आपको गिनाता हूं हमने क्या किया और आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं किया। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहां पे आप बिजली और पानी की बात करते हो, आधी जनता दिल्ली की गंदा पानी पीती है, खरीद के पानी पीती है, पानी उपलब्ध नहीं है, आप पानी तक नहीं दे पाए। जो जल फायदे में होता था, आज वो 50-60 हजार करोड़ के घोटाले में है, घाटे में है। आपने बर्बाद कर दिया। कॉलोनी में आपने कोई लाइन नहीं बिछाई, गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। मैं सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक करके बोलिए प्लीज। अनमोल जी, एक एक करके सुन लेते हैं एक बार। हम लोगों ने 11 करोड़ से ज्यादा
नल के द्वारा पानी दिया है, स्वच्छ पानी दिया, अच्छा पानी दिया, उनका रिकॉर्ड है, आप जाके देख लो पूरे देश में। ये आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। आप सिर्फ और सिर्फ चोरी करने का काम कर रहे हैं, कमीशन खोरी करने का काम कर रहे हैं, किकबैक लेने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे आपने 10% भी काम किया हो। मैं आपको गिनाता हूं, आज कोई भी भारतीय भूखा नहीं सोता, क्योंकि मोदी जी लगातार फ्री में प्रचुर मात्रा में राशन उपलब्ध करा रहे हैं। और आप तो वो गोडाउन में से राशन उठाते तक नहीं हो। गोडाउन में उठाने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन आपकी जो नियत है वो खराब है। गरीब को राशन जाएगा, मोदी जी की बड़ाई होगी, मोदी जी को वो अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए वो राशन तक नहीं उठाते। मैं प्लीज आप मेरे को दीजिए, एक नई बस नहीं खरीद पाए, वो तो फेम इंडिया 2 के तहत आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली को बसें दी। एक नई बस 10 सालों में इन्होंने नहीं खरीदी। दिल्ली को 15,000 बस चाहिए, टूटी फूटी बस जो अपना जीवन काल जी चुकी है। लोग अपनी जान को खतरे में डाल के उनमें ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है, क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी ने एक भी कदम नहीं उठाया। एक स्मोक टावर लगाया था, करोड़ों रुपए प्रचार में फूंक दिए, पूरे विश्व में प्रचार किया, वो टावर तक बंद है। इनको हर वार्ड में टावर लगाने थे, और अब तो दिल्ली सरकार के साथ एमसीडी भी लूट रही है। ऐसे एरिया में उन्होंने पार्किंग चार्ज शुरू कर दिए जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, जिनमें स्कूटर मोटरसाइकिल भी खड़ा करना मुश्किल है। वो जो मेन रोड पे अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर को रिश्तेदार आता है तो उनसे ये पार्किंग चार्ज लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लूट करनी है। और लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल पुराने फेक नोटिस भेज रहे हैं कि आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया। ये तो कहते थे कि हाउस टैक्स माफ कर देंगे। हर तरीके की गुंडागर्दी, हर तरीके की चोरी दिल्ली और पंजाब में लोग कर रहे हैं। मोदी जी से कंपेयर करेंगे। आप कह रहे हैं इसलिए विपक्षी दलों ने अलायंस किया जी, आप कह रहे हैं इसलिए इन लोगों ने अलायंस किया है, चूंकि विपक्षी दलों ने अलायंस किया अपनी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि मुखौटा हट चुका है। अब ईमानदारी, इनको कोई ईमानदार ना कहता है, ना समझता है, बात करता है, बेईमान कहता है। तो चोर चोर मोसेरे भाई एक हो गए, चोर मोसेरे भाई एक होगा। इनको लगता है कि दो चोर मिलके मोदी जी को रोक पाएंगे, बिल्कुल नहीं रोक सकते। ठीक है खेमचंद जी, जब आपके नेता माननीय मोदी जी केजरीवाल जी के सामने मुकाबला करने आते हैं दिल्ली में, तो उनकी छाती 56 इंच से सुकड़ के 5.6 इंच की रह जाती है, और उसका असर जो है आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, 2014 में मोदी जी को 7 में से 7 दिल्ली वालों ने सीटें दी। आप पूरी बात करने दीजिए। 2014 में और 2019 में और 2020 में जानकारी दुरुस्त कर दूं, 2024 में भी आदरणीय मोदी जी को दिल्ली 7 में से 7 सीट देगी। केजरीवाल को 0/0 सन्नाटा मिलने वाला है। आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त एलजी साहब जो हैं, वो आखिर क्यों दिल्ली के जनता के काम में विघ्न अटका रहे हैं? क्यों वो सरकार की फाइलें जो उन्हें दी जाती हैं उन्हें रोक रहे हैं? आपके जब जनता ने आपको सिरे से नकार दिया, जब 2014 में, 2019 में, 2020 में आपको नकार दिया, उसके बाद क्यों आप इतने मजबूर हो गए, क्यों आप इतने विवश हो गए कि आपको एलजी साहब के द्वारा सरकार चलानी पड़ रही है? आपस में लड़िए मत। आपने आप दोनों विवश होना पड़ गया? मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। एक सेकंड, खेमचंद जी, अनमोल जी, खेमचंद जी, अनमोल जी, आप लोगों ने इसको दिल्ली का अखाड़ा बना दिया। दिल्ली का अभी तो 2024 के दंगल की बात करें, दिल्ली के अखाड़े पर भी आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। जोशी जी एक संक्षेप में जवाब चाहेंगे जोशी जी का। जोशी जी, 2024 के पहले कितनी चुनौती देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं। एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कही कि बसों का उदाहरण दिया कि दिल्ली में बसें नहीं है। माननीय मोदी जी ने बस देने का कहा। मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, यहाँ पर जो बसों की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, इनको बताना चाहता हूं, उनमें शीशे नहीं है। एयर कंडीशन का फ्री में हम लोगों को योगी जी दे रहे हैं, क्योंकि शीशे नहीं है। और हमें घर से दूध पी के जाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी बस वाला कह देता है कि आप धक्का मारिए, तो हम लोगों के दूध का खर्चा एक तो महंगा और दूध का खर्चा बढ़ गया हमारा, क्योंकि हमें धक्के मारना पड़ता है। जोशी जी, फ्रेश ऑक्सीजन हाँ, तो धक्के मारना पड़ते हैं। योगी जी की सरकार। हाँ तो आप भी अपनी गाड़ी के शीशे हटा दीजिए, फ्रेश आप मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आपको जोशी जी, अब मेरे पीछे आप सीजन आ रहा है, अब लू का सीजन आ रहा है। आप मेरे पीछे, मैं मणिशंकर पांडे जी एक छोटा आंसर ले रहा हूँ। ठीक है जोशी जी, मैं उत्तर प्रदेश में भी डिबेट करेंगे किसी दिन, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मणिशंकर पांडे जी, चुनौती क्या है? विवेक जी, मैं भुवन जोशी जी को, अनमोल जी को और
कांग्रेस के प्रभात जी की बातें सुन रहा था। ये तीनों प्रमुख पार्टियां मतलब हैं जो एनडीए गठबंधन के विपक्ष में अपनी बात कह रही हैं जी। और मेरे सब छोटे भाई के समान है, मैं सबका सम्मान भी करता हूं। लेकिन आपको मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार भी 2 बार प्रधानमंत्री होने के बाद 10 साल के कार्यकाल बीतने के बाद भी आज भी मोदी जी के प्रति या एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ अभी भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खड़ा हुआ। मोदी जी तीसरे बार इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जी। इन लोगों को कम से कम अपने आंचल में झांकना चाहिए। ये बात तो है, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बात पर विपक्षी गठबंधन भी विचार कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं जी। मणिशंकर पांडे जी, मुझे लगता है विपक्ष में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही होगी। ये देश एनडीए में एक तरफ जहां एनडीए का कुनबा इंटैक्ट है, तो वहीं विपक्ष में आखिर इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात तो है कि भाई 2024 के पहले एनडीए का कुनबा इंटैक्ट है, मजबूत है। दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं, अब चाहे विपक्ष इस पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन विपक्ष को अगर लड़ाई में रहना है तो विपक्ष को भी इंटैक्ट होना होगा, विपक्ष को मजबूत होना होगा। लेकिन विपक्ष अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ना चाहता है। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी, बाकी 4 स्टेट में आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ेगी। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? 2024 का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।